बच्चों, हम कंपटीशन के बारे में पढ़ रहे थे कि कंपटीशन को हमने पहले देखा कि कंपटीशन में कौन कौन से बिजनेसमैन, कौन कौन से बिजनेसेस आ सकते हैं हमारे साथ डायरेक्टली कंपटीशन में। हमारे प्राइमरी कंपटीशन में कौन होते हैं, सेकेंडरी में कौन होते हैं, और सब्सिट्यूट से मुराद कौन से प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन देखी हमने, उनकी क्लासिफिकेशन की, स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक कंपटीशन एंड सो ऑन। ठीक है, आज जो हमने स्टार्ट करना है अपना कुछ कंपटीशन की स्ट्रेटजीज जो है हमने वो आज डिस्कस करनी है। कुछ हमने कल भी किए थे, कल भी हमने कुछ डिफेंस की स्ट्रेटजीज डिस्कस की थी। आज भी हमने कुछ स्ट्रेटजीज डिस्कस करनी है। वो हम देखते हैं वन बाय वन आगे जाके कि वो किस पर्सपेक्टिव में हम लोगों ने उन स्ट्रेटजीज को डिस्कस करना है। ओके, आपके पास तीन तरह के जो है आप मार्केट में आपको आप तीन तरह की स्ट्रेटजीज जो है वो आपको ज़रूरत हो सकती है। या तो आप मार्केट लीडर हैं, या मार्केट चैलेंजर हैं, या मार्केट फॉलोअर हैं, या मार्केट नीच से निकला वर्ड को बोलते हैं हम। आप नीच से निकला वर्ड, नीच बल्कि नेचर से है वर्ड ये वाला। जो मार्केट लीडर होता है, मार्केट लीडर को तो जो है सिर्फ जो स्ट्रेटजी चाहिए वो तो ये चाहिए कि मैंने मार्केट लीडर रहना है, सुपीरियर क्वालिटी, बेस्ट अवेलेबल प्राइस पे जो है ना मैंने वो अपनी जो ऑफर करनी है। अब मार्केट के अंदर एक मार्केट लीडर होता है, उसके बाद उसको चैलेंज करने वाले लोग होते हैं। दूसरी कैटेगरी जो आती है मार्केट लीडर्स के बाद, वो चैलेंज करते हैं, वो कोई नई इनोवेशन लेके आ सकते हैं मार्केट में। वो कोई जो है मार्केटिंग मिक्स को रीडिज़ाइन कर सकते हैं अपने मार्केट शेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए। और मार्केट फॉलोअर्स ऐसे बिजनेसमैन हैं, ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो कि इतनी इनोवेशन पे उनका फोकस नहीं होता उनका। वो बेसिकली जो मार्केट चैलेंजर्स को वो उनको कॉपी करके, उनको फॉलो करके, उनकी इमिटेशन करके जो है अपना बिजनेस जो है वो चलाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं ये नीश से वर्ड निकला है, मार्केट नीशर्स। नीश बेसिकली बोलते हैं आपके मार्केट का वो वाला सेगमेंट, वो वाला ऐसा जो कि नंबर ऑफ कस्टमर्स के एतबार से तो बहुत छोटा है, यानी कि वहाँ पे नंबर ऑफ कस्टमर्स तो वहाँ पे बहुत कम होते हैं, लेकिन वो नंबर ऑफ कस्टमर्स ऐसे होते हैं, या आप उन पे ऐसे फोकस करके आप अपनी कंपनी के अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, उनसे प्रीमियम प्राइस चार्ज करके, उनसे जो है वो प्रीमियम वैल्यू उनको ऑफर करके आप उन अपने जो आउटपुट उसके प्रॉफिट के जो गोल्स हैं वो आप बड़े आसानी से पूरे कर सकते हैं। मार्केट नीश ऐसे जो है ना कस्टमर्स से भरी होती है। अच्छा, मार्केट चैलेंजर स्ट्रेटजीज। अगर आप मार्केट चैलेंजर हैं, ठीक है, मार्केट चैलेंजर से मुराद कि आपका इनोवेशन पे भी फोकस है, आप क्रिएटिविटी भी अपने बिजनेस के अंदर लेके आते हैं, सर्च डेवलपमेंट भी करते रहते हैं। ठीक है, आपने जो है ना वो फिर मार्केट चैलेंजर होंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जी डिफाइन द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव एंड अपोनेंट। आपने अपने पहले ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने हैं आपने अपने मार्केटिंग के, कि आपका जो है मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या आप मार्केट शेयर एक्सपेंड करना चाह रहे हैं? क्या आप अपने अपोनेंट को नीचा दिखाना चाह रहे हैं? क्या आप जो है अपना वो मार्केट इमेज बेहतर करना चाह रहे हैं? क्या आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं या मार्केट शेयर को मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं? क्योंकि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। मार्केट शेयर मैक्सिमाइज करना इट डजेंट मीन कि आपका प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होगा। जैसे हमने कल वो देखे थे ना, लास्ट स्लाइड थी जो ग्राफ बना हुआ था, ग्राफ में आगे जाके हमारा जो मार्केट शेयर जब 50% से मजीद हम इंक्रीज कर रहे थे, तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी हमारी वहाँ पर डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई थी ओवरऑल। ठीक है, सबसे पहले तो आप अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो है वो आपने डिफाइन करने हैं कि आपका जो है वो आपने आइदर यू वांट टू इंक्रीज योर प्रॉफिटेबिलिटी और यू वांट टू इंक्रीज योर मार्केट शेयर और यू वांट टू इन्हांस योर मार्केट इमेज। ठीक है, या इसके अलावा भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। उसके बाद आपने अपने अपोनेंट को भी ध्यान में रखना है कि आपके अपोनेंट कौन से हैं, कि आपके अपोनेंट की क्या जो है वो करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। आपको जो जैसे हमने कल देखा था कि गुड वर्सेस बैड कंपेटिटर्स, कि आपके अच्छे कंपेटिटर कौन से हैं, आपके बुरे कंपेटिटर्स कौन से हैं, आपके स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर कौन से हैं, वीक कंपेटिटर कौन से हैं। आपने वो चीज़ें सारी आइडेंटिफाई करनी है।
अपने ओपोनेंट्स को, अपने कंपेटिटर्स को कैटेगराइज करना है आपने इस जो है वो पैराहे में आके। अच्छा, अब इसके अलावा एक ये भी इसमें चीज़ आ जाती है कि आपके ओपोनेंट कौन कौन हो सकते हैं। मार्केट लीडर ओपोनेंट हो सकता है, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा आपका। मार्केट लीडर के बाद एक ऐसा बंदा जो सेम आपके लेवल का है। ही इज़ नॉट अ मार्केट लीडर, वो मार्केट लीडर तो नहीं है, लेकिन वो भी एक अच्छा खासा एक कंसीडरेबल रीजनेबल मार्केट शेयर रखता है, आपके लेवल का बिजनेस है। दूसरा अपोनेंट आपका वो भी हो सकता है। तीसरा अपोनेंट आपका कोई इंटरनेशनल फर्म हो सकती है जो कि आपकी मार्केट के अंदर ऑपरेट कर रही है, दैट इज़ लाइकली टू बी कमिंग इन योर मार्केट फॉर एक्सपेंडिंग हिज ऑपरेशन। ठीक है, ये तीन तरह के आपके मार्केट में कंपेटिटर्स हो सकते हैं। मार्केट लीडर है, आपके अपने लेवल का कोई बिजनेस है, या कोई और इंटरनेशनल या कोई जियोग्राफिकली जो दूसरी जगह से कोई कंपनी आ रही है जो आपके मार्केट में काम कर रही है, कर सकती है, वो भी आपका अपोनेंट हो सकता है। आपने देखना है कि सबसे पहले अपने अपोनेंट को डिफाइन करना है कि हु इज योर अपोनेंट। उसके बाद है चूज ए जनरल अटैक स्ट्रेटजी, और उसके बाद है चूज ए स्पेसिफिक अटैक स्ट्रेटजी। अभी जो स्ट्रेटजीज है चैलेंजर्स की, ये हम वन पे वन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं। सबसे पहला है फ्रंटल अटैक। फ्रंटल अटैक से मुराद ये चीज़ है कि आप अपने जो भी कंपेटिटर आपने डिफाइन किया, आप उसको फ्रंट से अटैक करते हैं, यानी कि आप उसने अगर कुछ आप उसके मार्केट, आपका जो कंपेटिटर है, आपका कंपेटिटर प्राइस डिस्काउंट्स के ऊपर अगर मिसाल के तौर पे वो ऑपरेट कर रहा है, वो अपने आप को जो है ना वो पोजीशन कर रहा है, तो आप भी प्राइस के ऊपर जाकर कम्पीट करें। इस तरह के जो है वो, इस तरह का जो है अटैक है, आप उसको बोलते हैं फ्रंटल अटैक। अगर तो वो आपका कंपेटिटर वो क्वालिटी के ऊपर काम कर रहा है कि हमने क्वालिटी अपनी इन्हांस की है, तो आप भी अपनी क्वालिटी इन्हांस करें। अगर तो आपका जो कंपेटिटर है वो मास मार्केटिंग कर रहा है, तो आप भी मास मार्केटिंग के ऊपर रहें। मतलब जो आपका कंपेटिटर कर रहे हैं, आप भी वही चीज़ करें, उसी तरीके से बैक अटैक करें, फ्रंट पे आके, फेस टू फेस आके। तो इस तरह के अटैक को बोलते हैं फ्रंटल अटैक। उसके बाद आ जाता है फ्लैंक अटैक। फ्लैंक अटैक में से मुराद है कि आपका जो कंपेटिटर है, कंपेटिटर के जो वीक स्पॉट्स हैं, कंपेटिटर के वीक स्पॉट्स के ऊपर अटैक करें। अब मिसाल के तौर पे आपका जो कंपेटिटर है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी इतनी अच्छी नहीं है, उसकी उसकी जो मार्केट के अंदर रीच है, कस्टमर तक जो रीच है, उसकी रीच कम है, या उसकी रीच वीक है या स्लो है। आप इस चीज़ को आप कैपिटलाइज करें। आप मार्केट अपने जो कंपेटिटर के इस चीज़ के ऊपर जब अटैक करते हैं, तो ये आपका फ्लैंक अटैक होगा कि कंपेटिटर के जो वीक स्पॉट्स हैं उनके ऊपर जो है ना वो आप अटैक करें। अच्छा, अब किसी का अगर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन उसका जो वीक है, तो आप इस चीज़ को कैसे जो है वो उस पर अटैक कर सकते हैं। आप ऐसे अटैक कर सकते हैं कि आप जो है उसको अपनी डिस्ट्रीब्यूशन, अपनी प्रोडक्ट की जो अवेलेबिलिटी वहाँ पे, उसको अगर आप इंश्योर करवा देते हैं, जो कि आपका कंपेटिटर अच्छे से नहीं करवा पाता, तो ऐसे अटैक को आप लोग बोलेंगे फ्लैंक अटैक। फ्लैंक अटैक मतलब कि आप अपने कंपेटिटर के वीक स्पॉट्स के ऊपर जो है वो अटैक करते हैं। एनसर्कलमेंट अटैक। एनसर्कलमेंट अटैक जो होता है, ये बेसिकली ऐसा अटैक होता है कि जिसमें आप मल्टीपल जगहों से, आप मल्टीपल वीक स्पॉट्स जो हैं या उन पे भी अपने कंपेटिटर्स को चैलेंज कर रहे होते हैं, और उसके साथ साथ आप अपने जो आपके कंपेटिटर के वीक स्पॉट्स नहीं है, जो आपकी जो स्ट्रांग फुटिंग्स हैं, अपनी स्ट्रांग फुटिंग प्लस कंपेटिटर के वीक स्पॉट्स, उन सब पे मल्टीपल जगहों से आप अटैक करते हैं। यानी कि आप अपना अपना डिलीवरी सिस्टम आपने बेहतर कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपने जो है ना इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, साथ अपने जो है ना क्वालिटी बेहतर कर रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, मल्टीपल चीज़ों से अटैक कर रहे हैं अपने कंपेटिटर के ऊपर। इस तरह के अटैक को हम लोग बोलते हैं एनसर्कलमेंट अटैक। बाईपास अटैक। बाईपास अटैक बेसिकली ये होता है कि जी आप अपने जो अपना एनिमी है, उससे बजाय इसके फ्रंट फेस टू फेस अटैक करने की बजाय आप अपने बिजनेस के अंदर डाइवर्सिफिकेशन ले आते हैं। डाइवर्सिफिकेशन पड़ी होगी कि जब आप अपनी कैटेगरी एक्सटेंशन करते हैं, ठीक है, हमने कल भी डिस्कस किया था, परसों भी डिस्कस किया था कि जो आपकी कैटेगरी एक्सटेंशन है, आप कैटेगरी एक्सटेंशन की तरफ चले जाते हैं कि आप ऐसी प्रोडक्ट ले आते हैं जो कि आपका कंपेटिटर सेल ही नहीं कर रहा,
आप अपनी प्रोडक्ट के साथ साथ अपनी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वो भी सेल कर रहे हैं, साथ अपनी प्रोडक्ट के अंदर डाइवर्सिफिकेशन भी ले आते हैं। ऐसी जो अटैक है उसको हम लोग बोलते हैं बाईपास अटैक। अब उसमें क्या है कि आप जो अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक, आप उनको जो है वो उनमें डाइवर्सिफिकेशन चले जाते हैं। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक है, आप पहले से सॉफ्ट ड्रिंक सेल कर रहे हैं तो आप जो है ना उसको वो सेल करना, मिनरल वाटर सेल करना स्टार्ट करते हैं। आप पहले से सॉफ्ट ड्रिंक सेल कर रहे हैं तो आप जो है वो जूसेस सेल करना स्टार्ट करते हैं। अब ये क्या किया आपने, अपनी मार्केट डाइवर्सिफाई कर ली है, कैटेगरी के अंदर एक्सटेंशन ले आए आप, या आप ऐसी मार्केट में काम करना स्टार्ट करते हैं जहाँ पे पहले आप काम नहीं थे कर रहे ना, आपका कंपेटिटर जो है काम कर रहा था। ये कैसे हो सकता है कि जी आपने मिसाल के तौर पे आप जो है पहले अपने आप जो नॉर्दर्न एरियाज है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ऐसे है नहीं लेकिन अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि आप पहले सिर्फ पंजाब में जो है वो अपने जो कंपेटिटर है उसके साथ आप जो थे टक्कर थी आपकी, उसे आप पंजाब में सिर्फ ऑपरेट कर रहे थे, compete कर रहे थे। लेकिन अब आप नॉर्दर्न एरियाज में जाके भी अपना, जब अपने नई मार्केट में जाके अपने आप को अपनी चीज़ों को सेल करने लग जाएंगे, तो ये क्या है कि आपने न्यू जियोग्राफिकल मार्केट में जाके काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये भी आपकी एक बाईपास अटैक की स्ट्रेटजी है। या एक जो तीसरा आपके पास है बाईपास अटैक का, कि आप ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करने लग जाएं जो कि आपका कंपेटिटर अभी तक यूज़ नहीं कर रहा। तो इस तरह की जो हमारे पास स्ट्रेटजी है इसको हम लोग बोलते हैं बाईपास अटैक। नई प्रोडक्ट कैटेगरी में आ जाएं, नई मार्केट में चले जाएं, या नई टेक्नोलॉजी यूज़ करने लग जाएं आप, तो इस तरह के अटैक को हम लोग बोलते हैं बाईपास अटैक। गुरिल्ला वारफेयर, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इंटरमिनेंट अटैक। ये इसमें बेसिकली आप मुस्तकिल तौर पे अपने जो है वो उसको कंपेटिटर्स को जो है ना आप नहीं करते, उसमें आप compete नहीं करते इस स्ट्रेटजी के मुताबिक। आप उस स्ट्रेटजी में क्या करते हैं, आप टाइम टू टाइम बेसिकली आपका मकसद अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करने की बजाय कंपेटिटर को तंग करना ज़्यादा होता है इस तरह की स्ट्रेटजी में। उसमें कैसे करते हैं कि आप जो है कोई लीगली डीमोरलाइज कर दें अपना मार्केट इमेज जो है अपने कंपेटिटर का, वो स्पॉइल करने की कोशिश करें कि जिनकी प्रोडक्ट्स में इस्लाम मसले हैं। अब अगर मैं अभी इसमें देखें कि मैं एक बार गया ये नार्मल में करबला मोड़ पे चिकन की शॉप्स हैं, तो वहाँ पे उन दोनों से पास ही ना एक वो नई शॉप खुली थी। वो क्या कह रहे थे कि जी साफ़ी गोश्त जो है ना वो बाकियों से भी सस्ता दे रहे थे, साफ़ी गोश्त जो है। और मैं हैरान, साफ़ी गोश्त जो है बाकी तो सस्ता, तो मैंने एक दूसरी दुकान वाले से वैसे पूछ लिया। मैंने कहा यार आप इतने का सेल कर रहे हो, आप सफाई भी बाद में करते हो, वो साफ़ी गोश्त आपसे सस्ता सेल कर रहा है। वो कहते भाई ये मरी हुई मुर्गियाँ सेल करते हैं, ठीक है। अब उन्होंने मुझे भी कहा कि ये मरी हुई मुर्गियाँ सेल कर रहे हैं, तो इस तरह बाकी कस्टमर्स को भी कहते होंगे। अब इस तरह के काम करके आप अपने जो कंपेटिटर है उसका जो मार्केट इमेज है, आप उसको डीमोरलाइज करते हैं, कस्टमर जो है उसको मुतनफ़र करवाते हैं उससे। समटाइम आप उसको जो है ना कोई लीगली आप उन पे केस कर देते हैं, झूठा केस बना दिया, या इस तरह की कोई काम कर ली, इस तरह की कोई हरकतें कर ली कि जो अपने कंपेटिटर को आप टाइम टू टाइम पिंच करते रहते हैं, उसको तंग करते रहते हैं। ये प्राइसिंग स्पेसिफिक, पहले जनरल जो है अटैक स्ट्रेटजीज आपको बताई थी मैंने। अब है स्पेसिफिक अटैक स्ट्रेटजी। स्पेसिफिक अटैक स्ट्रेटजी में क्या होता है कि आप प्राइस डिस्काउंट ऑफर करें, आप जो है वो लोअर प्राइस प्रोडक्ट्स ऑफर कर दें, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स ले आएँ जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, लॉ ऑफ डिमांड को कैप्चर करने के लिए आप सस्ती प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवा दें। वैल्यू प्राइस प्रोडक्ट्स, आप ऐसी प्रोडक्ट्स मुतारफ़ कराएं जिससे आप ये अपना मार्केट इमेज बनाएं कि जी हमारे इस प्रोडक्ट से जो है मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, यानी कि मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगी अपने कस्टमर को, उसका ये फ़ायदा वगैरह वगैरह। उसके बाद है प्रेस्टीज गुड्स। प्रेस्टीज से मुराद है आपकी जो एलीट क्लास की जो प्रीमियम है, जो हाई क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, आप लोग वो मुतारफ़ कराएं, ये भी स्पेसिफिक अटैक स्ट्रेटजी है। प्रोडक्ट प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन होता है किसी चीज़ को फैला देना। आप अपनी मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्ट को इतना ज़्यादा अवेलेबल कर देते हैं कि हर शॉप के ऊपर, हर आउटलेट के ऊपर, हर बिल बोर्ड के ऊपर आपकी ही प्रोडक्ट नज़र आए, ठीक है। आप ये स्ट्रेटजी करें कि अपनी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को आप लोग मैक्सिमाइज कर दें। उसके बाद है प्रोडक्ट इनोवेशन। अपनी प्रोडक्ट के अंदर कोई जो है ना इनोवेशन ले आए, कोई जिद्दत ले आए कि वो जिद्दत जो है कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। इम्प्रूव्ड सर्विस, अगर आपकी सर्विस पहले कहीं वीक थी, कहीं लैग कर रही थी, तो आप अपनी सर्विस को इम्प्रूव इसमें जो है ना वो इम्प्रूव कर सकते हैं। सर्विस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, पहले मिसाल के तौर पर अगर आप रेस्टोरेंट है, आपका बिजनेस है, तो आपकी जो
ऑर्डर का जो प्रिपरेशन का टाइम है पहले वो स्लो था, आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये भी आपकी इम्प्रूव सर्विसेज में आएगी। डिस्ट्रीब्यूशन इनोवेशन, आप प्रोडक्ट को जब मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसके अंदर आप इनोवेशन लेके आते हैं। अब इसकी जो है एग्जांपल अब तो थोड़ी पुरानी हो गई है। अब अमेजोन करता है कि जो है अब जो रश वाले एरियाज हैं या जहाँ पे ट्रैफिक जाम है या ऐसा कोई मामला हैं, तो वहाँ पे गाड़ी तो ज़्यादा ट्रैफिक के अंदर स्टक हो जानी है, तो वो क्या करते हैं कि जी इस तरह के एरिया के अंदर प्रोडक्ट को टाइम पे पहुँचाने के लिए ड्रोन्स का सहारा लेते हैं। वो ड्रोन्स के जरिए पैकेज जो है उठाते हैं और जाकर अगले बंदे के घर के सामने जो है ना वो पैकेज रखते हैं, तो वो साथ ही उनको मैसेज चला जाता है कि जी आपका पैकेज डिलीवर हो गया आपको डोर स्टेप पे, आप वहाँ से अपनी प्रोडक्ट जो है वो अपना जो पैकेज है वो रिसीव कर सकते हैं। आप इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इनोवेशन लेके आ सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिडक्शन, अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम करने का क्या फ़ायदा होगा, जब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अपनी कम करेंगे तो वो जो कॉस्ट की कमी है उसका फ़ायदा अल्टीमेटली आप कस्टमर को दे सकते हैं। कस्टमर को कैसे देंगे कि आप अपनी प्राइस कम कर लेंगे, जब प्राइस कम कर लेंगे कॉस्ट कम होने की वजह से, तो लाव डिमांड के मुताबिक आपकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी एज कम्पेयर टू योर कंपेटिटर। और इंटेंसिव एडवर्टाइजिंग प्रमोशन, कि आप अपने एडवर्टीजमेंट को मैक्सिमाइज करें, एडवर्टीजमेंट को मैक्सिमाइज करें, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स करें, अपनी इमोशनल अपील्स के ऊपर काम करें, नेशनल अपील्स के ऊपर काम करें, अपनी जो टाइम टू टाइम एड्स चेंज करते रहें अपने। इस तरह की जो स्ट्रेटजी है इसको बोलते हैं इंटेंसिव एडवर्टाइजिंग प्रमोशन। ये आपकी स्पेसिफिक ट्रैक स्ट्रेटजीज थी, एज ए चैलेंजर आप कह सकते हैं। अब है मार्केट फॉलोअर स्ट्रेटजी। मार्केट फॉलोअर स्ट्रेटजी बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट फॉलोअर्स बेसिकली होते क्या हैं। मार्केट फॉलोअर्स ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर इतना ज़्यादा काम नहीं करते, वो न्यू प्रोडक्ट बनाने के ऊपर इतना ज़्यादा काम नहीं करते, ठीक है। उनका जो फोकस होता है, उनकी जो कोशिश होती है कि जो मार्केट लीडर या मार्केट चैलेंजर्स हैं, हम उनकी जो बनी हुई जो प्रोडक्ट्स हैं हम उनको जो है यूज़ करते हुए, उनको कॉपी करते हुए हम उन्हीं को बना के आगे मार्केट में सेल करते हैं, या उन्हीं से मुतल्लिका प्रोडक्ट्स बना के हम लोग आगे सेल करते हैं। ऐसे जो बिजनेस हैं उनको हम लोग बोलते हैं मार्केट फॉलोअर्स, जो कि अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर इतना ज़्यादा काम नहीं करते, खुद इतनी ज़्यादा इनोवेशन नहीं लेके आते, खुद नई न्यू प्रोडक्ट्स जो हैं वो खुद बनाने में उनका इतना फोकस नहीं होता। उनका ज़्यादा फोकस होता है कि जो मार्केट लीडर या मार्केट चैलेंजर्स हैं उनकी वो वाली प्रोडक्ट्स जो कि मार्केट में कस्टमर डिमांड करता है, मार्केट में उनकी प्रोडक्ट्स को एक्सेप्टेंस है, उन प्रोडक्ट्स को आप जो है ना कॉपी करते हैं, कॉपी करके आप अपने बिजनेस को जो है ना वो इन्हांस करने की, एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब इसमें एक ये सवाल आ सकता है कि अगर तो एक चीज़ ऑलरेडी बन रही है, एक चीज़ ऑलरेडी बन रही है तो आप भी वो चीज़ बना देंगे, तो आप इस चीज़ को, अपने शेयर को, मार्केट शेयर को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसका ये जवाब है कि जो जो कंपनी फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले रही है, यानी कि प्रोडक्ट बना रही है, खुद न्यू इनोवेशन लेके आई है, कोई नई प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आई है, उसको मिलेगा फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है कि आप मार्केट में सबसे पहले बंदे हैं जो कोई एक सर्टेन प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो उसको वो मिलता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज और मैक्सिमम कस्टमर उसके पास आते हैं। लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो समटाइम होता है कि मार्केट फॉलोअर्स हैं वो भी बड़ी अच्छे खासे प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं। वो प्रॉफिट कैसे अर्न कर रहे होते हैं कि उन्होंने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट जो है उसके जो है ना ऊपर वो उनको नहीं बेयर करनी पड़ती। अब इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि आजकल जैसे वो कोरोना का इशू हुआ है, तो काफ़ी सारी मेडिकल कंपनीज हैं वो कोरोना की वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कभी किसी जड़ी बूटियों से, कभी किसी केमिकल से वगैरह वगैरह, कभी किसी जो इंजेक्शन की मदद में कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, बना रहे हैं। अब वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा खर्चा आता है। ऐसा नहीं कि उनके ऊपर खर्चा नहीं आएगा। अब कल को अगर वो कोई वैक्सीन बना लेते हैं, वैक्सीन बना लेते हैं, वैक्सीन बना के तो उन्होंने पिछले जितनी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट आएगी वो भी उस वैक्सीन की प्राइस के अंदर उन्होंने शामिल करनी है। अब एक मेडिसिन कंपनी ऐसी है जो आज वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं कर रही, कोरोना की वैक्सीन नहीं बना रही, कल को जब कोरोना की वैक्सीन जो है मार्केट चैलेंजर ने बना लेनी है, तो मार्केट फॉलोअर का करेगा, उसकी दवाई देखेगा, उसी दवाई उसी की मेडिसिन की वो आप उसको रिवर्स इंजीनियरिंग कह लें। रिवर्स इंजीनियरिंग होता है कि उसकी आप मेडिसिन को खोल के तोड़ मरोड़ के अब देखते हैं कि इसके पार्टिकल्स इसके अंदर कौन कौन से शामिल हैं। वो एक बनी हुई चीज़ को लेगा,
उसको जो है ना ब्रेक डाउन करके उसके पार्टिकल्स खुद सैंपल करके साथ जो है ना वो मेडिसिन सेल करना स्टार्ट कर देगा। अब मार्केट जो फॉलोअर है, मार्केट फॉलोअर को फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो लेगा पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाला। तो जो मार्केट फॉलोअर है उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट नहीं बियर करनी पड़ेगी, इसकी वजह से उसकी ओवरऑल अल्टीमेट कॉस्ट कम होगी। अल्टीमेट कॉस्ट कम होने की वजह से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी उसकी, जो कि आप अब जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है वो प्रॉफिटेबिलिटी बना रहा है नंबर ऑफ कस्टमर्स पे मेजर फोकस करके। लेकिन जो मार्केट फॉलोअर है वो जो है प्रॉफिटेबिलिटी अपनी इंक्रीज कर रहा है अपनी कॉस्ट को के मिनिमम होने की वजह से। क्यों? क्योंकि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट उसको बियर नहीं करनी पड़ रही। अब इस सारी तमहीद का मकसद ये था आपको बताने का कि मार्केट फॉलोअर रह के भी आप लोग जो है अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं आप। ओके, अच्छा, अब मार्केट फॉलोअर स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं कि अगर आप फॉलो करें तो एक तो है उसमें काउंटर फिटर। काउंटर फिटर जो है इससे मुराद ऐसे बिजनेसेस हैं, ऐसे मार्केट फॉलोअर्स हैं जो कि एक एस्टेब्लिश ब्रांड जो कि और ऑलरेडी कोई एस्टेब्लिश ब्रांड या प्रोडक्ट बनी हुई है उनकी प्रोडक्ट को एज इट इज़ कॉपी करते हैं, उनके प्रोडक्ट को भी कॉपी करते हैं, उनकी पैकेजिंग को भी कॉपी करते हैं, उनके ब्रांड एलिमेंट्स को भी कॉपी करते हैं और उनको ब्लैक मार्केट में सेल करते हैं। ब्लैक मार्केट में सेल करने के बाद ओपनली सेल नहीं करते। जैसे अब मैं एग्जांपल दूं कि आजकल जैसे वो पिछले जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तो वो डिटोल की जो कंजम्पशन है, डिटोल की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो गई है। अब पिछले दिनों को जो वीडियो वायरल हुई थी आप लोगों ने भी देखी होगी कि वो दो आदमी बैठे वो टब से ना डिटोल की बड़ी बड़ी बोतलें भर रहे हैं। अब वो क्या है कि जी बोतलें बनी बनाई उनको मिल रही हैं खाली। अब वो एक जाली सा डिटोल बना के अब उसको जो है ना एज इट इज़ कॉपी करके उसके ऊपर स्टिकर वगैरह लगा के वो बाजार देखने में आम डिटोल ही लगता है, तो उसको जो है ना वो मार्केट में आगे वो सेल कर देंगे। सेल कैसे करेंगे? उन रिटेलर और उन डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए जो इस तरह के प्रोडक्ट्स आगे सेल करते हैं, जो कि जेन्युइन प्रोडक्ट्स की बजाय इस तरह के प्रोडक्ट सेल करते हैं। इस तरह के प्रोडक्ट्स के अंदर उनका जो है वो मुनाफा बहुत ज़्यादा है। अब डिटोल जो इटसेल्फ डिटोल की अगर 1 लीटर की बोतल है उसके पीछे हो सकता है कंपनी को बचते हों जाकर 15 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 30 रुपये मिसाल के तौर पर बचते हैं। लेकिन जो जाली डिटोल बना रहा है वो प्लास्टिक के टब से भर भर के हाथ से डोंगों से डाल रहा है डिटोल उसके अंदर, उसको बोतल के पीछे हो सकता है 100 रुपया, 150 रुपया बच रहा हो या इससे भी ज़्यादा पैसे बच रहे हों उसको, क्योंकि वो तो वो कौन सा कुछ जेन्युइन पार्टिकल्स उसके अंदर या जेन्युइन केमिकल उसके अंदर यूज़ कर रहा है। ठीक है, इस तरह के जो बिजनेस हैं जो कि एज इट इज़ कॉपी करते हैं ब्रांड एलिमेंट्स को भी, प्रोडक्ट को भी, पैकेजिंग को भी, इस तरह के जो हैं बिजनेस हैं उनको हम लोग बोलते हैं काउंटर फिटर। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं क्लोनर। क्लोनर जो हैं, क्लोनर आपके इस तरह के बिजनेस हैं। एक सेकंड। हाँ जी, क्लोनर जो है, क्लोनर ऐसे बिजनेस हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट को कॉपी करते हैं, लेकिन वो कॉपी ऐसे करते हैं कि प्रोडक्ट उन्होंने प्रोडक्ट उन्होंने अपनी बनाई, प्रोडक्ट अपनी बनाई, मिलती जुलती बनाई मार्केट चैलेंजर से। लेकिन जो ब्रांड एलिमेंट है ना, ब्रांड एलिमेंट वो एज इट इज़ सारे कॉपी नहीं करते, वो हल्के फुल्के जो है उसके साथ क्या बोलते हैं, हल्की फुल्की नाम के स्पेलिंग चेंज कर लिए, कलर्स। जैसे अब गोरमे है, अब गोरमे की जो स्पेलिंग है GOURMET है। अगर कोई कोई और ब्रांड जो गोरमे की निम्को को कॉपी करने की कोशिश करता है मिसाल के तौर पे, अब वो गोरमे के फॉन्ट स्टाइल के फॉर्म में गोरमे लिखता है लेकिन वो GOURMAY या MEY इस तरह के स्पेलिंग जो है थोड़े बहुत चेंज करके अपनी उस प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करता है। इस तरह की जो ब्रांड्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्लोनर। इसके बाद आ जाते हैं आपके इमिटेटर्स। इमिटेटर्स वो लोग होते हैं कि जो आपके जो आपका जो ब्रांड है, जो मार्केट चैलेंजर है, जो जेन्युइन ब्रांड है, जेन्युइन ब्रांड्स को उनकी प्रोडक्ट को उनके जो वीक स्पॉट्स हैं उनके, ठीक है, उनमें अगर कुछ चीज़ें रह गई हैं उनमें, या उनकी प्रोडक्ट को कॉपी कर लेते हैं, उनके प्रोडक्ट को कॉपी कर लेते हैं लेकिन वो सेल अपने नाम से करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इमीडिएटर्स जो हैं वो ऐसे बिजनेस हैं जो कि प्रोडक्ट्स को, जो जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं, मार्केट चैलेंजर्स हैं, उनकी प्रोडक्ट्स को कॉपी कर लेते हैं लेकिन वो ब्रांड एलिमेंट्स अपना यूज़ करते हैं। ऐसे जो बिजनेस हैं उनको हम लोग बोलते हैं इमीडिएटर्स। और जो अडेप्टर्स हैं, अडेप्टर्स ऐसे बिजनेस हैं जो कि एक ऑलरेडी स्टैब्लिश ब्रांड या प्रोडक्ट्स हैं, उनकी प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर अगर कोई थोड़े बहुत कोई वीक स्पॉट्स रह गए हैं, कोई उनके फ्लैंक्स हैं, उनमें कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, उनके ऊपर काम करके
तो उनके अंदर थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करके उन ब्रांड्स को वो अपने नाम के साथ सेल करते हैं, उनको बोलते हैं अडेप्टर्स। ठीक है, काउंटरफिटर में बता रहा हूँ ऐसे बंदे जो टोटल एज इट इज़ प्रोडक्ट भी कॉपी की, पैकेजिंग भी कॉपी की और ब्रांड एलिमेंट्स भी कॉपी किए। क्लोनर वो हैं जो कि आपके ब्रांड की, आपके प्रोडक्ट्स को जो है ना वो कॉपी करते हैं, लेकिन ब्रांड एलिमेंट्स के अंदर हल्का फुल्का चेंज करके आपके जो उसको उन्होंने सेल कर लेते हैं आगे। और इमिटेटर जो हैं, इमिटेटर ऐसे हैं जो कि प्रोडक्ट को कॉपी करते हैं लेकिन अपने ब्रांड एलिमेंट्स को अपना यूज़ करते हैं। और अडेप्टर जो है वो है कि आपकी प्रोडक्ट को के अंदर थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट ला के अपने ब्रांड एलिमेंट्स के साथ वो उसको सेल करते हैं। ये आपकी मार्केट फॉलोअर्स की स्ट्रेटजीज थी। अब आ जाता है मार्केट नीशर स्ट्रेटेजी। नीश बोलते हैं मार्केट का एक छोटा हिस्सा, एक छोटा कंपोनेंट, जो कि एज कम्पेयर टू मार्केट जो है वो उसमें नंबर ऑफ कस्टमर्स तो बहुत कम होते हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो उस नज़र में ये एक रीजनेबल एक जो है ना वो रख सकता है, मार्केट शेयर जो है वो रख सकता है। अब इसमें अब आप जो है एक छोटी मार्केट के लीडर, यानी छोटी मार्केट से मुराद है मार्केट नीश। अब छोटी मार्केट के लीडर आप कैसे बन सकते हैं, या एक छोटी मार्केट के लीड करने के लिए, एक मार्केट नीश को लीड करने के लिए आपके पास जो रोल हैं, आपके पास जो ऑप्शन हो सकते हैं वो हो सकते हैं कि आप एंड यूज़र स्पेशलिस्ट बन जाएं, वर्टिकल लेवल स्पेशलिस्ट बन जाएं, कस्टमर साइज स्पेशलिस्ट बन जाएं, स्पेसिफिक कस्टमर स्पेशलिस्ट है। ये वन बाय वन मैं इनको एक एक करके बताता हूँ कि इससे क्या मुराद है। कि मार्केट नीश को, एक छोटे मार्केट के सेगमेंट, मार्केट के छोटे सेगमेंट को आप लोग कैसे उसमें स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट हो सकते हैं। एंड यूजर स्पेशलिस्ट, एंड यूजर स्पेशलिस्ट से मुराद कि आप अपने कंज्यूमर को इतने बेहतरीन और इतने अच्छे तरीके से जानते हैं कि उतना कोई और बिजनेस नहीं जानता। मार्केट का छोटा सा सेगमेंट, आप उसमें जो कंज्यूमर है उनको इतना बेहतर तरीके से जानते हैं तो उनको और कोई नहीं जानता, उन तक रसाई आपकी बड़ी अच्छी है। इस तरह के जो आप जो ना स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल जो है, इसकी एग्जांपल अगर मैं दूं कि अब पूरे पाकिस्तान में जो है डिफरेंट तरह के यूनिफॉर्म्स पहने जाते हैं। आप क्या करते हैं कि जी मैं जो आर्मी के अंदर जो एसएसजी कमांडोज हैं, ठीक है, मैं एसएसजी कमांडोज की जो यूनिफॉर्म है, मैं अगर उस चीज़ में जो मैं स्पेशलिस्ट हो जाऊँ कि अब मुझे पता हो कि एसएसजी की जो कमांडोज हैं उनके यूनिफॉर्म में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे कितनी पॉकेट्स उनको रिक्वायर्ड होती हैं, अपने जो असला है उसकी सेटिंग के लिए, अपने जो मेडिकल किट है उसकी सेटिंग के लिए, मैं अगर एंड यूज़र यानी कि जो है एसएसजी कमांडोज की जो यूनिफॉर्म है, मैं उसके में इतना एक्सपर्ट हो गया हूँ कि मैं एंड जो एसएसजी कमांडोज के अंदर उनकी जो किट है उसके अंदर मैं एक्सपर्ट हूँ, तो मैं एक मार्केट नीश को मैं जो है ना वो कर रहा हूँ, एक मैं उसमें स्पेशलिस्ट हो गया हूँ। दूसरा है वर्टिकल लेवल स्पेशलिस्ट। वर्टिकल लेवल स्पेशलिस्ट से मुराद ऐसे जो आपकी जो भी प्रोडक्ट जब बनती है तो वो एक फेज से गुजरती है। वो कपड़ा बनता है, कपड़ा पहले कॉटन बनती है, कॉटन के बाद धागा बनता है, धागे के बाद जो है वो उसका कपड़ा बनता है, कपड़े के बाद उसकी वो जिनिंग होती है, उसकी सिलाई वगैरह के मामला होते हैं सारे। अब इसमें जो है ये सारा का सारा इसको हम बोलते हैं ये वर्टिकल प्रोसेस है, ऊपर से नीचे आता है। कॉटन, कॉटन से धागा, धागे से कपड़ा, फिर वो नीचे आते गए तो जो है ना कपड़े के बाद उसकी जो है ना फाइनल प्रोडक्ट्स बनना स्टार्ट होती हैं। आप ये जो सारा का सारा वर्टिकल लेवल है, आप इस वर्टिकल लेवल में किसी एक पॉइंट के ऊपर स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इस कपड़े एक अगर यूनिफॉर्म बनना है या कोई और कोई चीज़ ऐसा कोई गारमेंट्स बनना है तो उसके अंदर जो सिलाई वाला जो प्रोसेस है, मैं सिलाई वाले प्रोसेस के अंदर स्पेशलिस्ट बन जाता हूँ। कैसे बनूंगा कि जी मैं जितने भी हमारे कपड़े हैं जी मैं वो हाथ से सिलाई हुए होते हैं, हाथ से सिलाई होते हैं और बहुत नफासत से हाथ से जो ना उनकी वो सिलाई, उनकी ट्रिमिंग, उनकी जो ना फिनिशिंग की होती है। अब इस तरह का अगर कोई केस है तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लेवल स्पेशलिस्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कस्टमर साइज स्पेशलिस्ट। कस्टमर साइज स्पेशलिस्ट आपके मार्केट के अंदर हैवी कस्टमर्स होते हैं, मीडियम कस्टमर्स होते हैं और आपके स्मॉल कस्टमर होते हैं। समटाइम होता है कि आपके जो स्मॉल कस्टमर्स हैं, आपके स्मॉल कस्टमर्स को बड़े मार्केट लीडर जो हैं वो उनको नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि उनके ख्याल से वहाँ पर नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत कम है। तो आप जो छोटे साइज़ के जो आपके कस्टमर्स हैं, जो स्मॉल कस्टमर्स हैं, आप उनको टारगेट कर लेते हैं उनको। अब इसकी जो एग्जांपल मेरे जहन में आ रही है, इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाएं
आप ऐसी प्रोडक्ट बनाएं जो नाबीना लोग हैं, नाबीना लोगों के लिए आप मेडिसिन बना रहे हैं, आप या वो पैनाडोल बना रहे हैं, आप ऐसी पैनाडोल बना रहे हैं जिसके ऊपर ब्रेल्स बनी हुई, ब्रेल्स बोलते हैं उन दानों को बोलते हैं जिसके ऊपर हाथ फेर के जो ब्लाइंड पीपल हैं, जो नाबीना लोग हैं, वो पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ये दवाई के ऊपर क्या लिखा हुआ है, कौन सी दवाई है। हम ऐसी पैकेजिंग बना रहे हैं पैनाडोल की, ठीक है, जो कि सिर्फ नाबीना लोगों के लिए, वो ऊपर हाथ फेर के ऊपर जो डॉट्स बने होते हैं उससे अंदाजा लगा लेंगे कि ये क्या लिखा हुआ। आप लोग अक्सर देखते हैं एटीएम्स के ऊपर, जो एटीएम्स के बटन होते हैं ना, उन बटन्स के ऊपर भी डॉट्स बने होते हैं। वो डॉट्स बेसिकली ब्रेल्स बोलते हैं हम उनको। वो ब्रेल्स नाबीना लोगों के लिए होते हैं ताकि उनको ऊपर हाथ फेर के पता लग जाए कि 5 है, 3 है, 2 है, क्या लिखा हुआ है। आप इस तरह के स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक कस्टमर स्पेशलिस्ट, स्पेसिफिक कस्टमर स्पेशलिस्ट से मुराद है कि जी मैं मिसाल के तौर पे किसी सिर्फ स्पेसिफिक कस्टमर्स को डील करता हूँ। स्पेसिफिक कस्टमर कौन है कि जी जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो है मैं उनकी जो ड्रेसिंग है, वो प्राइम मिनिस्टर की फैमिली है, मैं सिर्फ उन्हीं के जो है ना कपड़े सिलाई करता हूँ। या मैं जो प्राइम मिनिस्टर जो शेरवानी पहनता है, मैं या जो गवर्नर शेरवानी पहनता है, या जो वज़ीर आला शेरवानी पहनता है, मैं उन्हीं जो स्पेसिफिक जो सरकारी जो बड़ी पोजीशंस हैं 5-7, मैं इन्हीं के लिए जो है ना अपनी प्रोडक्ट्स तैयार करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह की जो आपकी कैटेगरी आ जाएगी उसको आप बोलते हैं स्पेसिफिक कस्टमर स्पेशलिस्ट बोलते हैं। उसके बाद आपके जियोग्राफिक स्पेशलिस्ट आ जाते हैं। जियोग्राफिक स्पेशलिस्ट से मुराद कि मैं जोग्राफिया वाइज कुछ मखसूस जगहों पर जाके मैं अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ या करता हूँ जहाँ पे आमतौर पे बाकी लोग सेल नहीं करते। प्रोडक्ट्स जो है वो उस जियोग्राफिक एरिया को वो नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इस तरह की जो स्पेशलिस्ट को हम बोलते हैं जियोग्राफिक एरिया स्पेशलिस्ट। मिसाल के तौर पे मैं जो है चीज़ें सेल करता हूँ, मैं कहाँ पे सेल करता हूँ जी, जो नागा पर्वत का बेस कैंप है, नागा पर्वत के बेस कैंप में जाके जो है ना वहाँ पे जो होटल्स हैं मैं उनको सप्लाई करता हूँ। अब वहाँ पे हर बंदे की अप्रोच ईजी नहीं है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल रास्ता है वो वाला, वहाँ पे जाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो एक स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया के अंदर जाके अगर मैं चीज़ें सेल कर रहा हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ जियोग्राफिक स्पेशलिस्ट हूँ मैं। प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइन स्पेशलिस्ट, समटाइम होता है कि जी मैं कोई एक प्रोडक्ट बहुत अच्छी बनाता हूँ, मैं उस प्रोडक्ट को इतना अच्छा बनाता हूँ कि कोई और बंदा उतनी अच्छी वो प्रोडक्ट नहीं बना सकता, या किसी के पास उतनी रिसोर्सेज नहीं है वो प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो इस तरह की जो आपकी स्पेशलाइजेशन है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट और प्रोडक्ट लाइन स्पेशलिस्ट। जैसे अब क्या कि जी मैं बिजली प्रोड्यूस करता हूँ, या कह लें कि जी मैं वो बायोगैस से बायोगैस बायोगैस से एक एक बड़े लेवल पे बिजली प्रोड्यूस करता हूँ। तो वो बिजली प्रोड्यूस करके अगर मैं वापडा को दूंगा या आप उसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है, तो मैं उस प्रोडक्ट या प्रोडक्ट लाइन का स्पेशलिस्ट हो जाऊंगा। क्योंकि बायोगैस से बिजली बनाना, इसकी टेक्निक्स और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर हर किसी को अवेलेबिलिटी इसकी इतनी ईजी नहीं है। तो मैं बायोगैस यानी कि मैं एक प्रोडक्ट या प्रोडक्ट लाइन के अंदर स्पेशलिस्ट हूँ मैं, ठीक है। ये चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। उसके बाद आ जाती हैं प्रोडक्ट फीचर स्पेशलिस्ट। प्रोडक्ट जो मैं बना रहा हूँ वो तो बाकी मेरे कंपेटिटर्स भी बना रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर ऐसा कोई फीचर में जो है मैंने उसमें शामिल किया है जो कि बाकी जो हैं कंपेटिटर्स हैं वो उसको इतना इजीली उनको उनके लिए बनाना इतना इजी नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है कि जी मैं बना रहा हूँ आपका मोबाइल बना रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मोबाइल के अंदर मोबाइल के कैमरे के अंदर मैंने ऐसे जो फीचर्स ऐड कर दिए हैं, मैंने ऐसी जो उनके कस्टमाइज ऑप्शन मैंने ऐड कर दिए हैं या ऐड कर सकता हूँ, या मेरे लेंस की क्वालिटी इतनी अच्छी है जो कि बाकी जो मेरे कंपेटिटर्स हैं उनके लिए बनाना इतना ईजी नहीं है। या मैं जो लेंस बना रहा हूँ, ठीक है, मैं लेंस बना रहा हूँ, वो लेंस जो है वो एक आम इंसान की आंखों के लिए यूज़ करना है, अगर लेंस जो हम यूज़ करते हैं ग्लासेस की जगह, ठीक है, वो लेंस मैं इतना अच्छा बना रहा हूँ कि आप कल को अगर आंखें मलेंगे, आंखें मलने से भी लेंस के ऊपर स्क्रैच नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं लेंस तो सब बना रहे हैं, लेकिन उस लेंस के अंदर एक ख़ास फीचर है कि वो स्क्रैचलेस जो है वो लेंस है। इस चीज़ की स्पेशलिस्ट मैं हो सकता हूँ। उसके बाद है जॉब शॉप स्पेशलिस्ट। जॉब शॉप स्पेशलिस्ट से मुराद कि मैं अपने जो है कस्टमर की नीड के मुताबिक कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बनाऊंगा। अगर कोई कस्टमर कहे कि जी मेरी एक बाजू लंबा रखना है, एक बाजू छोटा रखना है मेरी शर्ट का, तो मैं कस्टमर की नीड के मुताबिक बनाऊंगा। मैं स्टैंडर्ड बनाने की बजाय मैं कस्टमर जैसा जैसा कहेगा वैसे वैसे उसको चीज़ तैयार करके दूंगा। या आप ये देखें जैसे आपके फैशन शोज़ होते हैं, अब फैशन शोज़ के अंदर जो है वो
उसमें आ जाते हैं वो वंस वन है, तरह तरह के कपड़े हैं, एक वो एबनॉर्मल से कपड़े होते हैं। मैं इस तरह की चीज़ों में अगर स्पेशलिस्ट हूँ कि जो ऐसे कपड़े जो सिर्फ जो उसमें जब कैट वॉक करनी होती है उन्होंने मॉडल्स ने, मैं सिर्फ वही कपड़े बनाने में स्पेशलिस्ट हूँ। अब वो जो है वो कपड़े मॉडल्स हैं वो अपने जिस्म के हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है ना वो मुझे बताएं। अगर मैं उसी चीज़ में एक्सपर्ट हूँ तो इसको बोलते हैं जॉब शॉप स्पेशलिस्ट के इंडिविजुअल कस्टमर के लेवल पर जाके उसकी नीड के मुताबिक मैं चीज़ को डिज़ाइन करता हूँ। उसके बाद है क्वालिटी और प्राइस स्पेशलिस्ट। मैं प्रीमियम क्वालिटी अगर देता हूँ, मैं बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करता हूँ जो अपनी मार्केट के अंदर अपनी नीश के अंदर जो कि बाकी कंपेटिटर्स जो हैं वो नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करते या वो उनका मेजर फोकस नहीं है इस चीज़ के ऊपर। तो एक इस कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं क्वालिटी प्राइस स्पेशलिस्ट। या मैं क्वालिटी मैक्सिमम दे रहा हूँ या प्राइस मिनिमम ले रहा हूँ, ठीक है, दोनों काम हो सकते हैं कि मेरी कॉस्ट कम है किसी वजह से, ठीक है, मेरे अगर मैं कोई रेस्टोरेंट की बात करूं तो मेरी सब्जियां अपनी आती हैं, चावल के अपने खेत हैं मेरे, तो मुझे जो है ना उन पर जो है ना ओवरऑल ज़्यादा कॉस्ट नहीं बेयर करनी पड़ती, जिसकी वजह से मेरी मैं प्राइस कम चार्ज करता हूँ। प्राइस कम चार्ज करने का स्पेशलिस्ट भी हो सकता हूँ और जो है मैं वो क्वालिटी को मैक्सिमाइज करने का स्पेशलिस्ट भी हो सकता हूँ। सर्विस स्पेशलिस्ट, सर्विस स्पेशलिस्ट में कि आफ्टर सेल सर्विसेज आ जाती हैं, ये और इसके अलावा और जो इंस्टॉलेशन सर्विसेज हैं वगैरह वो चीज़ें आ जाती हैं कि मैं टीवी सेल कर रहा हूँ, मैं सिर्फ टीवी नहीं सेल कर रहा, टीवी सेल करने के बाद जो है आपके कहने के जी 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर जो भी टाइम है उसके अंदर कुछ ज़रा सा भी उसके स्क्रीन के अंदर कोई इशू आए, उसकी सेटिंग के अंदर कोई इशू आए, तो मैं जो वो चीज़ भी आपको जो है ना वो विद इन नो टाइम आपके वो इशू आपके रिजॉल्व करेंगे। इस तरह की कोई भी सर्विस हो सकती है, आफ्टर सेल सर्विसेज के अंदर आप स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। चैनल स्पेशलिस्ट, चैनल स्पेशलिस्ट में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की स्पेशलाइजेशन की बात आ जाती है। जैसे मैं अभी वो अमेजोन की बात कर रहा था कि ड्रोन के ज़रिए प्रोडक्ट की डिलीवरी की बात कर रहे हैं कि आप अपने चैनल्स के अंदर एक्सपर्ट हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर कि आप जो प्रोडक्ट है वो इतने अच्छे और इतने रिफाइन तरीके से कस्टमर तक पहुंचाते हैं कि उतना कोई और अच्छा अगर उसको आपके कस्टमर को सर्विस नहीं दे सकता डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, आप दे रहे हैं, तो आप उस चीज़ में छोटे स्मॉल मार्केट में आप लीडर हैं, तो आप चैनल स्पेशलिस्ट हो जाएंगे उस मार्केट के।